नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अमन प्रेस जीके जिसमें जैसा कि फ्रेंड हमारा एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसके अंतर्गत ये आपका 13वां वीडियो है। इसमें हम लोग देखेंगे 13 जनवरी 2023 में जो आपका एग्जाम हुआ था फर्स्ट में, उसमें पूछे गए 20 जीके जिसके प्रश्नों को, साथ में उनसे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला जो प्रश्न आपका है फ्रेंड्स वो पूछा गया है कि डैश के पास भारत में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, जो भारत में माइक्रो फाइनेंस होता है उसको विनियमित कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस आखिर होता क्या है, यानी कि सूक्ष्म वित्त संस्थान यह बेरोजगारों या कम आय वाले व्यक्ति या समूह को प्रदान की जाने वाली बैंकिंग सेवा है जिनकी वित्तीय सेवा तक कोई अन्य पहुंच नहीं है। इसे माइक्रो क्रेडिट भी कहा जाता है। इसके अलावा भारत में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क यानी कि एमएफआई एक स्वनियामक संगठन है। इसके अलावा इसको रेगुलेट करता है भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक की बात करेंगे तो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना की बात करेंगे तो 1935 में आपका हुआ था हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर। अधिनियम की बात करेंगे तो 1934 का अधिनियम के साथ हुआ था। इसके पहले गवर्नर आपके सी.डी. देशमुख थे जो कि भारतीय थे। वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति को ये नियंत्रित करता है। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक की बात करते हैं तो भारतीय जो स्टेट बैंक है उसका पहले का नाम आपका इम्पीरियल बैंक था। 1955 में भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था गोरेवाला समिति के सिफारिश पर। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की बात करेंगे तो वर्तमान में भी आपके आनंदीबेन पटेल हैं और नवंबर 2022 में भी आपके यही थे। तो अभी पूरे राज्यों में यानी कि पूरे 28 राज्यों में और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें कौन कौन से उपराज्यपाल हैं उसको एक बार हम लोग देखने का प्रयास करें। तो देखिए सिर्फ राज्यों का है। आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं आपके सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हैं आपके एस अब्दुल नजीर। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो केवल त्रिप्रक्रम पटनायक यहाँ के क्या हैं तो आपके राज्यपाल हैं। असम की बात करेंगे तो गुलाब चंद कटारिया। बिहार की बात करेंगे तो राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। गोवा की बात करेंगे तो श्री PS श्रीधरन पिल्लई हैं। गुजरात में आपके आचार्य देवव्रत हैं। हरियाणा की बात करेंगे तो बंदारू दत्तात्रेय हैं। हिमाचल प्रदेश में आपके कौन है तो श्री प्रताप शुक्ल जी हैं। झारखंड की बात करेंगे तो श्री पी राधाकृष्णन हैं। कर्नाटक में आपके थावरचंद गहलोत हैं। केरल की बात करेंगे तो श्री आरिफ मोहम्मद खां हैं। यहीं पर बात करेंगे मध्य प्रदेश का तो श्री मंगूभाई छंगनभाई पटेल हैं। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो श्री रमेश बैसी। मणिपुर की बात करेंगे तो श्री अनुसुईया उइके हैं। फागू चौहान की बात करेंगे तो मेघालय के राज्यपाल हैं। इसके अलावा मिजोरम की बात करते हैं तो कंभमपति हरिबाबू आपके मिजोरम के हैं। झारखंड की बात करेंगे तो श्री ला गणेशन हैं। उड़ीसा की बात करेंगे तो रघुवर दास उड़ीसा के हैं। पंजाब में आपके बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। राजस्थान में आपके कलराज मिश्र हैं। सिक्किम की बात करेंगे तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। तमिलनाडु में श्री RN रवि हैं। तेलंगाना में आपके डॉक्टर तमिसिलाई सौंदरराजन हैं। त्रिपुरा की बात करेंगे तो श्री नल्लू इंद्र सेना रेड्डी हैं। आपके उत्तर प्रदेश में श्री आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तराखंड की बात करेंगे तो जनरल गुरमीत सिंह हैं। वहीं पर पश्चिम बंगाल में बात करेंगे तो श्री आनंद बोस हैं। ठीक है, इन सभी को याद रखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है कि एशियाई खेल 2018 का आदर्श वाक्य मोटो क्या था। तो एशियाई खेल 2018 का पूछा गया था तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एनर्जी फॉर एशिया। वहीं पर 2018 का एशियाई खेल हुआ था। इसके 4 एशियाई जो खेल होता है आपका हर 4 साल के बाद आपका आयोजित होता है। तो 2022 में भी आपका एशियाई खेल आयोजित होना था लेकिन आपका 2023 में खेला गया था। तो एशियाई खेल के बारे में हमने 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं, अभी हम लोग नहीं करेंगे। एशियाई खेल 2022 की बात कर लेते हैं आदर्श वाक्य का मोटो का। तो इसका आदर्श वाक्य था एक नई दुनिया ए न्यू वर्ल्ड। ठीक है, बस इसको याद रखिएगा। बाकी हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं तो आप लोग जाकर वहाँ से देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट आपका बना हुआ है। अगला है भोजन पकाने में प्रयुक्त ऊर्जा की पहचान करना है। तो भोजन पकाने में जो प्रयुक्त ऊर्जा होता है वो आपका रासायनिक ऊर्जा होता है। तो इसका राइट आंसर आपका रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा भूकंपीय तरंग का एक प्रकार है। भूकंपीय तरंग की बात करेंगे तो पी तरंग जो है आपका एक प्रकार का भूकंपीय तरंग है। पी तरंग के अलावा भूकंपीय जो तरंग है टोटल 3 प्रकार का होता है। एक आपका पी तरंग होता है जिसे कि प्राथमिक तरंग कहते हैं। दूसरा आपका एस तरंग होता है जिसे कि द्वितीयक तरंग कहते हैं। एक आपका एल तरंग होता है जो कि सतही तरंग कहलाता है। एल तरंग बहुत ही खतरनाक होता है। ये संपीड़न तरंग है जो चट्टानों के कणों के अनुदैर्ध्य दिशा में कंपन करने के कारण बनती है। पी तरंग की गति सबसे तेज होती है इसलिए वो पहले भूकंपीय स्टेशन पर पहुंचती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से
नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो पंडित बिरजू महाराज इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे हम लोग सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार का, तो ये आपका 1965 में इसका आरंभ होता है। भारत एवं सोवियत संघ के बीच मित्रतापूर्ण संबंधों को ध्यान में रखते हुए भारत के साहित्यकारों एवं कलाकारों को दिया जाने वाला पुरस्कार है, जिसे सोवियत संघ की ओर से भारत स्थित सोवियत दूतावास के तत्वावधान में प्रदान किया जाता रहा है। इसके अलावा ये प्रदान किया गया है आपका पंडित बिरजू महाराज जी को। तो पंडित बिरजू महाराज की बात करते हैं तो पंडित बिरजू महाराज जो कि एक आपके भारतीय कथक नृतंगना है, नर्तक हैं, तो इसका राइट आंसर कथक हो जाएगा। इसको भी याद रखिएगा, लखनऊ के कालकाबिंद घराना से इनका संबंध है। नेक्स्ट है कि भारत में कौन मौर्य समाज का अंतिम राजा था? ये प्रश्न 2-3 बार हो चुका है, तो आज भी हम लोग देखते हैं। तो भारत का जो मौर्य समाज का अंतिम शासक था या राजा था वो आपका वृहदत्त था। आपको मालूम होगा वृहदत्त जो कि आपके मौर्य समाज का अंतिम राजा हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य समाज का संस्थापक था। बिंदुसार आपका चंद्रगुप्त मौर्य का आपका उत्तराधिकारी था। इसके अलावा अशोक आपका बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। यहीं पर बात करेंगे वृहदत्त का, वो तो मौर्य समाज का अंतिम शासक था जिसने 187 से 180 ईसा पूर्व तक शासन किया था। वृहदत्त की हत्या किसने की थी? तो उसी का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग ने। उसी की हत्या कर ये पुष्यमित्र शुंग ने शुंग का स्थापना किया था। इसके अलावा बात करेंगे वृहदत्त सत्यवधन का उत्तराधिकारी था। ठीक है, विदुरथ किसका उत्तराधिकारी था? सत्यधर्मन का, जिसने 95 से 187 ईसा पूर्व तक शासन किया था। ठीक है, इसके अलावा मौर्य समाज चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित एक राजवंश था। ठीक है, जो कि 322 से 185 ईसा पूर्व तक शासन किया था। मौर्य समाज की बात करेंगे तो इसका विस्तार आपका 50 लाख किलोमीटर से अधिक था, जिसने इसे भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूद सबसे बड़ी राजनीतिक सत्ता बना दिया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? तो इसमें से दिया गया था कूद। जो कूद है आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से संबंधित और कुछ अन्य नृत्य थे, जैसा कि रफ हो गया, हिकत, मंदजात, कुर्ड, डांडी नाच, ये सभी जो नृत्य हैं आपके जम्मू कश्मीर से संबंधित है। वहीं पर होजगिरी आपका त्रिपुरा संबंधित है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा भवई आपका राजस्थान या गुजरात, कंफर्म नहीं है, दोनों में कन्फ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो भवई है राजस्थान से संबंधित है या गुजरात से है। इसके अलावा जवारा कहाँ से है? जवारा मध्य प्रदेश से है। नेक्स्ट है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका उद्घाटन उद्घाटन किया गया था आपका 28 जनवरी 1950 को। इसको याद रखना है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है और भारत के संविधान के तहत अपील की अंतिम अदालत सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ। इसके अलावा 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। तिलक मार्ग नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट में बात करेंगे तो मुख्य न्यायाधीश सहित वहाँ पर जो मुख्य न्यायाधीश हैं एक आपके मुख्य न्यायाधीश है और 33 आपके अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, यानी कि टोटल 34 आपके न्यायाधीश वहाँ पर है। मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो वर्तमान में आपके कौन है? तो धनंजय वाई चंद्रचूड़ यानी कि DY चंद्रचूड़ यहाँ के क्या हैं? तो मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके वाले पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हरिलाल J.K. सुंदर कानिया यानी कि HG कानिया यहाँ के पहले मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। अगला है निम्न में से क्या 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है? तो आपको मालूम होगा मूल कर्तव्य जो कि आपके 1950 में जब संविधान अपनाया गया था उस समय नहीं था। मूल कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था 1976 में 42वां संविधान संशोधन कर। ठीक है, इसके अलावा प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जैसा कि आपको मालूम होगा 11वां जो मौलिक कर्तव्य है आपका 2002 में जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से। ये भाग 4A के तहत जोड़ा गया था अनुच्छेद 51A में। ये मौलिक अधिकारों का एक अविभाज्य अंग है। नेक्स्ट आपका है कि मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ था? तो बस्तर विद्रोह की बात करेंगे तो ये आपका 1910 में हुआ था, तो राइट आंसर आपका 1910 होगा। बस्तर विद्रोह को ही हम लोग भूमकाल आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। 1910 में ब्रिटिश राज के विरुद्ध एक आदिवासी विद्रोह था मध्य भारत में बस्तर की रियासत में किया गया था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो गुंडा धुर ने किया था। नेक्स्ट है पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड अपने अपतटीय संचालन में किसे हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है? तो तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम को प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर है पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड भारत की एक हेलीकॉप्टर सेवा है। इसके प्रचालन में जुहू विमान क्षेत्र, बिल्ले पार्ले, मुंबई पश्चिम में नियंत्रित होते हैं। ये कंपनी ONGC को यानी कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम को ऑफशोर स्थलों पर सेवाएं देने के अलावा कई राज्य सरकारों को विशेषकर पूर्वोत्तर भारत में सेवाएं प्रदान करता है। अगला है कि डैश पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना है आपका स्थिरता के साथ विकास के लक्ष्य के साथ ही शुरू किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो ये आपके 1969 से 1974 तक आपका लागू हुआ था। यह अशोक रुद्र मेनन मॉडल पर आधारित योजना था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास करना और आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था।
नेक्स्ट आपका है, ये योजना काल के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, जो कि 1971 के आम चुनाव का भी एक मूल नारा बना था। नेक्स्ट आपका है, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस समय सीमा क्या है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो भारत का जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है उसका समय काल था आपका 1956 से 51। पहली पंचवर्षीय योजना का समय काल था 1951 से 1956। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा ये जो योजना है आपके महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के औद्योगिक विकास पर था। इसके अलावा पीसी महालनोबिस एक प्रसिद्ध भारतीय सांख्यिकीविद हैं जिन्हें भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो लक्ष्य रखा गया था 4.5, लेकिन हासिल किया था 4.27। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि सेक्रेनई नागालैंड का एक प्रमुख त्यौहार है। यह डैश दिवसीय उत्सव है जो शुद्ध और पवित्रता का प्रतीक है। तो सेक्रेनई की बात करेंगे तो पहली बात तो ये नागालैंड का एक प्रमुख त्यौहार है। इसके बाद ये कितने दिनों तक मनाया जाता है, तो 10 से 15 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, तो आमतौर पर 10 दिवसीय उत्सव त्यौहार है, तो 10 से 15 आपके ऑप्शन के अनुसार ये सही होगा। इसके अलावा सेक्रेनई अंगामी का एक प्रमुख त्यौहार है जो 10 दिवसीय उत्सव है, जो शुद्धि और पवित्रता यानी कि युद्ध में जाने से पहले का प्रतीक है। इसके अलावा मुख्य त्योहारों से 2 दिन पहले जलाऊ लकड़ी एकत्र की जाती है। अगले दिन भोजन की तैयारी में जानवरों का शिकार किया जाता है। अगले दिन मुख्य उत्सव शुरू होता है। पहले दिन की तैयारी में रात में गांव के बाहर कुएं साफ करते हैं। केवल युवा और शुद्ध कुमारी लड़की को यह काम करने की ही अनुमति है। त्यौहार का सबसे दिलचस्प हिस्सा है ठेकरा है। ठेकरा त्यौहार का एक हिस्सा है जब गाँव के युवा एक साथ बैठते हैं और पूरे दिन पारंपरिक गीत गाते हैं। नेक्स्ट आपका है, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन कब किया गया था, यानी कि IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो इसका स्थापना सन 1927 में किया गया था। इसका राइट आंसर है। इसके अलावा भारतीय ओलंपिक संघ ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एथलीटों का चयन वाला निकाय है। ये कार्यक्रम में भारत टीमों का प्रबंधन भी करता है। इसका गठन 1927 में किया गया था। इसे आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा भारत के राष्ट्रीय ओलंपिक संगठन के रूप में मान्यता दी गई थी। इसके अलावा इसके पहले अध्यक्ष हैं सर दोराबजी टाटा। इसके लिए वर्तमान अध्यक्ष हैं PT उषा, जो कि पहली महिला भी है, पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली हैं PT उषा। अगला है, अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध बॉलीवुड हस्ती आसनसोल पश्चिम बंगाल से उपचुनाव जीतकर सांसद बना है। तो इसका राइट आंसर आपका शत्रुघ्न सिन्हा हो जाएगा। शत्रुघ्न सिन्हा एक अभिनेता से राजनेता बने हैं जो वर्तमान में TMC से आसनसोल निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य लोकसभा के रूप में कार्यरत है। अगला है, यदि मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो इसे डैश मृदा करते हैं। तो इसे मृदामय मृदा करते हैं। मृदामय मृदा कहा जाता है। मृदामय मृदा की बात करते हैं तो यदि सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक हो तो इसे मृदामय मृदा कहते हैं। मृदामय मृदा में जल की अंतर शोषण दर सबसे कम होती है। मृदामय कण बहुत छोटे होने के कारण परस्पर जुड़े रहते हैं और उनके बीच वायु के लिए रिक्त स्थान बहुत कम होता है। इस प्रकार मृदामय मृदा में वातन कम होता है। मृदामय मृदा आपका भारी होती है, इसलिए इसमें अन्य मृदा की तुलना में अधिक जल धारण करने की क्षमता होती है। अगला है, किस योजना के तहत 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट यानी कि OD सुविधा पात्र खाताधारकों की उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना इसका राइट आंसर है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात करते हैं तो इसका घोषणा किया गया था 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाल किला से, लेकिन इसको लॉन्च किया गया था, इसका शुरुआत हुआ था 28 अगस्त 2014 को। ये कमजोर एवं आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को सस्ती वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए वित्त मंत्रालय के नेतृत्व में विश्व स्तर पर सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहलों में से एक है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है यानी कि PMJDY ने सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं 2023 में। इसके अलावा इस योजना का कुछ विशेषताएं थी, जैसे कि PMJDY खाताधारकों के लिए रुपए कार्ड के साथ 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध है। इसके अलावा यह प्रत्येक पात्र व्यक्ति को 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा प्रदान करता है। यही आपका प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट है कि जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है। दूसरी पूछा है तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। वहीं पर पहली पूछता तो बिहार होता। इसके अलावा 2011 की जनगणना की बात करते हैं हम लोग तो उससे पता चलता है कि देश में जो साक्षरता दर है पिछले जनगणना में की तुलना में वृद्धि हुआ है। देश में कुल साक्षरता दर आपका 74.04% था। पुरुषों के लिए 82.14% था। महिलाओं के लिए 65.46% था। इसको भी याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर आपका केरल में है 93.91%। वहीं पर बात करेंगे तो केरल के बाद आपका एक यूटी आता है लक्षद्वीप, उसका साक्षरता दर सबसे ज़्यादा था।
ये आपके शीर्ष पर था। केरल फर्स्ट पे था, सेकंड पे आपका लक्षद्वीप था, थर्ड पे आपका मिजोरम था। वहीं पर नीचे से बात करते हैं तो नीचे से बिहार सबसे कम था, कुल 63.82% ही वहाँ की साक्षरता है। बिहार के बाद सेकंड नंबर पे आपका अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ का 66.95% है। वहीं पर थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड पे आपका राजस्थान है, वहाँ पर आपका 67.06% है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपका 20 क्वेश्चन, जो कि आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।